गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाओं के विषय में चर्चा कर रही हूँ। आगे के चैप्टर में मैं आपको समझा चुकी हूँ काफ़ी सारी वस्तुएं, और इससे पहले के टॉपिक में समझाया था कल्याण अर्थात क्या, और कल्याण और संपत्ति के बीच क्या संबंध है उसके विषय में समझाया था, और उत्पादन अर्थात क्या और उत्पादन के साधनों में थोड़ा शॉर्ट में समझाया था। अब उत्पादन के चारों साधनों को हम लोग किस में डिटेल में लेंगे, उत्पादन के 4 साधन। तो इसके पे आगे के टॉपिक में हम समझ चुके हैं कि उत्पादन के 4 साधन कौन से हैं। तो जमीन, श्रम, पूंजी और नियोजक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में लेंगे, जमीन। जमीन को भूमि भी कहते हैं। और ज़मीन का सामान्य अर्थ लेंगे, तो सामान्य अर्थ में ज़मीन को क्या कहेंगे, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर मनुष्य निवास करता है उसे हम क्या कहते हैं, ज़मीन कहते हैं। यानी सामान्य अर्थ पे आपसे पूछा जाएगा कि ज़मीन अर्थात क्या, तो आप लोग कह दोगे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पे हम लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज़मीन कहते हैं। ठीक है, पर मार्शल के अनुसार ज़मीन की विस्तृत परिभाषा समझाई गई, विस्तृत अर्थ समझाया गया है। विस्तृत अर्थ किस लिए समझाया गया, क्योंकि उत्पादन में उसका उपयोग किया जाता है। तो उत्पादन में उस पर तो विस्तृत अर्थ क्या समझाया गया है कि उत्पादन में मदद रूप होने वाले प्राकृतिक परिबल अर्थात जमीन, यानी जो भी हम उत्पादन करते हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जो भी उत्पादन करते हैं वर्ष के दौरान, उसमें जो भी प्राकृतिक परिबल उपयोग किए जाते हैं, मदद रूप होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जमीन या भूमि कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या आएगा, हवा, पानी, सूर्य प्रकाश और जलवायु। उदाहरण ले सकते हैं जैसे हवा, तो हवा किस तरीके से हमको उत्पादन में उपयोग होगी। तो हवा जैसे पवन चक्की है, तो पवन चक्की से हवा चलती, तो जिस ज़मीन पे वो पवन चक्की बनी होगी तो वो हमारे क्या होगी, उत्पादन में उपयोगी होगी। पानी, तो पानी किस तरीके से उपयोग हो सकता है, तो पानी तो जैसे हम लोग नमक निकालते हैं, नमक बनाते हैं, तो नमक कहाँ बनाते हैं, समुद्र के पानी से बनाते हैं। तो जिस जगह वो पानी है, ठीक है, वो ज़मीन, तो वो ज़मीन का उपयोग किस लिए होता है, पानी, यानी उसका उपयोग उत्पादन में होता है। सूर्य प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश के लिए सोलर सिस्टम ले लो। ठीक है, सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम बनाने के लिए जो भी ज़मीन का उपयोग होता है तो उसमें सूर्य प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे उत्पादन में उपयोगी हुआ। इस तरीके से हवा, पानी, सूर्य प्रकाश और जलवायु किसमें उत्पादन के जरूरी परिबल हैं, प्राकृतिक परिबल हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादन के साधन के रूप में गिनेंगे। ठीक है, यानी उत्पादन के साधन में ये सब उपयोगी है। और उसके बाद हम लोग क्या देंगे, ज़मीन के लक्षण, कि ज़मीन के क्या क्या लक्षण हैं। तो ज़मीन के क्या लक्षण है, सबसे पहला तो ज़मीन क्या है, कुदरती उपहार है, प्राकृतिक उपहार है, यानी हमको प्राकृतिक उपहार मिला, इसका हम लोग सर्जन करते नहीं है। दूसरा लक्षण क्या होगा, ये प्राकृतिक उपहार है। दूसरा क्या है, कुल पूर्ति स्थिर है। कुल पूर्ति स्थिर यानी ज़मीन का जितना भाग आपके पास होगा वो उतना ही रहता है, उसको हम लोग घटा या बढ़ा सकते नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग चलो हमको इतना उपयोग करना है तो हम इसको बढ़ा दें या घटा सकते हैं, तो उसकी कुल पूर्ति क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, भूमि अगतिशील है। ठीक है, अगतिशील है यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते नहीं है, भूमि अगतिशील है। जैसे आपका उपयोग है जैसे आप काम कर रहे हो अहमदाबाद में, ठीक है, उसका उपयोग, तो उसको आपको अब वडोदरा में उसका उत्पादन ज़्यादा कीमत है तो आप उसको वहाँ ले जा सकते नहीं हो, यानी क्या है, अगतिशील है। चौथा पॉइंट, भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। उर्वरा शक्ति यानी पैदा करने की शक्ति, यानी जैसे कोई भी उत्पादन करने की शक्ति अलग अलग होती है। आप तो जानते हो कि अपना भारत देश वो अलग अलग जलवायु से, अलग अलग वातावरण से बना हुआ है। जैसे अपने जानते हैं कि पंजाब में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है, गुजरात में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो सब जगह हर वस्तु की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, यानी भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। तो जिस तरीके से आपको जिस वस्तु चाहिए होती है उस जगह जाकर आपको उसका उत्पादन करना होता है। पांचवा है, भूमि से मिलने वाला मुआवजा किराया है। अगर आप भूमि पर काम करते हो, ज़मीन में काम करते हो, तो उससे हमको क्या मिलता है, किराया मिलता है, यानी उसका मुआवजा क्या है, किराया है। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे, श्रम। ठीक है, तो श्रम के अर्थ में क्या आएगा, अन्य व्यक्ति की निगरानी के अधीन आर्थिक बदले की भावना से किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक कार्य अर्थात श्रम।
ठीक है। अन्य व्यक्ति की निगरानी में यानी कोई भी व्यक्ति है वो हम पर निगरानी रखता है, तब हम लोग आर्थिक बदले यानी पैसों के लिए, नाणा के लिए, पूंजी के लिए, ठीक है, उसकी भावना से हम लोग क्या करते हैं, शारीरिक और मानसिक कार्य करते हैं, शरीर से या दिमाग से कार्य करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रम कहते हैं। श्रम करने वालों को श्रमिक कहते हैं, यानी जो भी शारीरिक या मानसिक कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रमिक कहते हैं, ठीक है। श्रमिक कहते हैं यानी जैसे कोई भी शारीरिक मेहनत करता है उसको वेतन मिलता है, ठीक है, मानसिक मेहनत करता है उसको वेतन मिलता है, तो जो श्रम करता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रमिक कहते हैं। और श्रम के लक्षण, तो श्रम के लक्षण, तो श्रम के लक्षण में क्या है, श्रम और श्रमिक क्या है, अविभाज्य, यानी अगर श्रम होगा तो श्रमिक की जरूर पड़ेगी और श्रमिक होगा तो श्रम की जरूर होगी। अगर श्रमिक होगा तो श्रम करेगा और अगर श्रम होगा तो वो श्रमिक करेगा, यानी दोनों अविभाज्य, यानी उनको अलग किया जा सकता नहीं है। दूसरा पॉइंट, श्रम नाशवान है। श्रम कैसा है, नाशवान है, यानी तुरंत के तुरंत नाश हो जाता, उसका संग्रह कर सकते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में हम लोग सब कारीगरों से काम करा लें फिर वो अठवाडिये तक नहीं तो 15 दिन तक उसको हम रख सकते हैं, वो संग्रहित नहीं है। कैसा है, नाशवान है। तीसरा, सामाजिक मानसिक का श्रम की गतिशीलता को असर करते हैं, यानी सामाजिक और मानसिक श्रम, यानी सामाजिक और मानसिक जो भी कार्य होते हैं वो क्या, श्रम की गतिशीलता को असर करते हैं। यानी सामाजिक कोई कारण हो नहीं तो मानसिक कारण, तो श्रम क्या करता है, अपनी जगह बदलता है, अपनी गतिशीलता बदलता है अगर उसको ज़रूर पड़ती है तो। चौथा पॉइंट, प्रत्येक श्रमिक की कार्यक्षमता अलग अलग होती है, यानी श्रम करने वाले जो श्रमिक होते हैं कोई ज़्यादा कार्य करता है कोई कम कार्य करता है, यानी श्रमिक की कार्यक्षमता कैसी होती है, अलग अलग देखने को मिलती है। पांचवा पॉइंट, श्रम की पूर्ति का आधार जनसंख्या पर है। श्रम की पूर्ति का आधार यानी श्रम की पूर्ति कहाँ ज़्यादा जरूर पड़ेगी, अगर जनसंख्या अधिक है तो उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, और जनसंख्या कम है तो उत्पादन कम चाहिए होगा। तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पूर्ति अधिक होगी और जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ पूर्ति कम होगी, यानी श्रम की पूर्ति किस पर आधार है, जनसंख्या पर आधार है। छठा, श्रम को चुकाया जाने वाला मुआवजा वेतन है, यानी श्रम को, यानी श्रमिक जो शारीरिक या मानसिक मेहनत करता है तो उसके बदले में उसको जो मुआवजा मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेतन कहते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, पूंजी, ठीक है। पूंजी अर्थात क्या, तो उत्पादन की प्रक्रिया में मदद रूप भौतिक वस्तुएं, अर्थात पूंजी भौतिक वस्तुएं यानी दिखाई देने वाली वस्तुएं। भौतिक वस्तुओं के बारे में आप लोग जान चुके हो कि जैसे हम लोग दिखाई देती, यंत्र हुआ, पूंजी हुई, मूड़ी हुई, ठीक है, जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक वस्तुएं कहते हैं। तो उत्पादन में जो भी मदद रूप भौतिक वस्तुएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं, ठीक है। पूंजी में क्या है, उत्पादन का उत्पादित साधन है। उत्पादन का उत्पादित साधन है यानी हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, पर पूंजी के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, पूंजी ऐसा भौतिक साधन या वस्तु है जिसका उत्पादन होता है और उत्पादन में मदद रूप होता है। पूंजी ऐसा भौतिक साधन है, यानी भौतिक साधन कैसा है कि उसका उत्पादन किया, जैसे बोला ना उत्पादन की उत्पादित साधन है, यानी उत्पादन है पहले, तो वो सबसे पहले उत्पादन है, ठीक है। फिर उत्पादन में वो क्या होता है, मदद रूप होता है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का क्या किया, पहले अपने ने कंपनी में उत्पादन किया, उसको बनाया, ठीक है। अब उत्पादन तो हो गया उसका, अब उत्पादन साधन में मदद रूप है, यानी उत्पादित साधन है नहीं तो उत्पादन साधन में मदद रूप है। तो किस तरीके से आप गांव में खेती करते हो तो खेती में क्या होगा, ट्रैक्टर का उपयोग होगा, तो उत्पादन साधन में मदद रूप हुआ कि नहीं हुआ। यानी पूंजी एक ऐसा भौतिक साधन है जिसका उत्पादन भी होता है और उत्पादन में मदद रूप भी होता है, यानी उत्पादन का उत्पादित साधन हुआ, ठीक है। पूंजी के लक्षण, पूंजी के लक्षण यहाँ देखेंगे तो उत्पादन का मानव सर्जित साधन है, यानी पूंजी है ये हमको प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, ये कैसा है, मानव सर्जित साधन है, उत्पादन का मानव सर्जित साधन है। फिर नेक्स्ट क्या है, सबसे अधिक गतिशील साधन है। ये तो पता है पूंजी की लेन देन बहुत ही गतिशील होती है यहाँ से वहाँ, यानी
पूंजी सबसे अधिक गतिशील साधन है। कोई यंत्र खरीदना हो तो यहाँ से वहाँ गया, कोई बीज खरीदने हैं तो यहाँ से यहाँ गया, श्रमिक को वेतन दिया, ज़मीन का किराया दिया, तो सबसे गतिशील साधन कौन सा है? पूंजी है। ठीक है। पूंजी की कमी है, यानी पूंजी की कमी तो है, पूंजी की कमी देखने को मिलती है। जैसे कोई भी वस्तु होती तो पूंजी ज़रूर पड़ती, तो बोलते हैं हाँ 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाने, उसके लिए हमको रुकना पड़ता है, तो पूंजी की कमी है। फिर पूंजी को मिलने वाला मुआवजा, यानी पूंजी है उसके बदले जो मुआवजा मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यानी पूंजी पर मिलने वाला मुआवजा क्या है? ब्याज है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे नियोजक। चौथा पॉइंट है नियोजक। तो नियोजक का अर्थ उत्पादन के साधनों का संयोजन करने वाला नियोजक होता है। संयोजन यानी उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के कितने साधन हैं? 4 साधन हैं, जमीन, पूंजी और श्रम। तो और नियोजक, पर नियोजक क्या करता है? इन तीनों साधनों को क्या करता है? संयोजन करता है। तो उत्पादन के जो 3 साधन हैं उनका संयोजन करने वाला कौन होता है? नियोजक होता है। तो नियोजक क्या करता है? जमीन, पूंजी और श्रम का क्या करता है? संयोजन करता है, जिससे क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है। अब नियोजक स्वतंत्र रूप से जोखिम उठाता है। तो जो नियोजक होता है वो जमीन लगाता है, पूंजी लगाता है और श्रमिकों को रखता है। तो वो स्वतंत्र रूप से जोखिम उठाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूंजी लगाई है, ज़मीन लगाया है, श्रमिकों को रखा है, तो वो स्वतंत्र रूप से जोखिम उठाता है। यानी नियोजक स्वतंत्र रूप से जोखिम उठाता है। और उत्पादन के 4 साधनों को मुआवजा चुकाता है। उत्पादन के जो भी अनेक और साधन है उन लोगों को क्या देता है? मुआवजा देता है। अब अपने आगे पढ़ चुके हैं। ज़मीन का मुआवजा क्या है? किराया है। पूंजी का मुआवजा क्या है? ब्याज है। श्रम का मुआवजा क्या है? वेतन है। तो इन तीनों को क्या देता है? मुआवजा चुकाता है। पर वो मुआवजा तो चुकाता है, पर उसका खुद का मुआवजा होता है वो निश्चित होता नहीं है, वो क्या है? अनिश्चित है। ठीक है। जो श्रमिक, जो नियोजक है, उसका खुद का मुआवजा अनिश्चित होता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे नियोजक के लक्षण के बारे में। तो नियोजक के लक्षण में क्या है? सबसे पहला, वह आर्थिक निर्णय लेता है। यानी उसके निर्णय होते वो आर्थिक होते हैं, यानी पूंजी से रिलेटेड, अर्थशास्त्र रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड उसके निर्णय होते हैं। यानी निर्णय जो लेता है वो आर्थिक लेता है कि किससे कितना लाभ होगा, किससे कितना नुकसान होगा, ये करना चाहिए कि नहीं, जोखिम के अनुसार वो अपना कदम उठाता है। तो उसके निर्णय कैसे होते हैं? आर्थिक होते हैं। ठीक है। दूसरा, वो जोखिम उठाता है। तो उठाता है क्यों? क्योंकि उसने जो भी, नियोजक ने जो भी उत्पादन किया है वो कितना विक्रय होगा, उसको लाभ होगा या नहीं होगा, तो वो जोखिम के अनुसार जोखिम उठाता है। नियोजन शक्ति का यह गुण है, यानी नियोजक होता है उसमें नियोजन शक्ति होनी चाहिए, यानी ये गुण देखने को मिलता है। नियोजन शक्ति होगी तभी वो कर पाएगा कि कितनी ज़मीन चाहिए, कितनी पूंजी चाहिए, कितने श्रमिक चाहिए, तो नियोजन शक्ति का गुण होता है। अब नियोजक को मिलने वाला मुआवजा, नियोजक को जो मुआवजा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। नियोजक को मिलने वाले मुआवजे को क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। यानी यहाँ मैंने आपको मूलभूत ख्याल और संकल्पनाओं में क्या है? उत्पादन के 4 साधन के विषय में समझाया। पहला क्या है? जमीन, जमीन के लक्षण। ठीक है। श्रम, श्रम के लक्षण। पूंजी, पूंजी के लक्षण। और नियोजक और नियोजक के लक्षण। इसके आगे के चैप्टर में मैं आपको व्यापार चक्र और उसके सोपान के विषय में समझाऊंगी। और अभी ये चैप्टर, ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। अस्तु।